हेलो गाइज, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चंस को एक एक कर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब हम आपको बोले कि इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए, तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया। क्लास स्टार्ट होते ही आपने बोल दिया कि खुद सॉल्व करिए। हमने तो ये इसको सॉल्यूशन देखने के लिए आपका वीडियो सर्च किया है, तो कोई बात नहीं है, कराना तो मुझे आपसे ही है। लेकिन फिर ये पॉसिबल कैसा है? पॉसिबल ये है कि हम इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट अप्लाई होता है, हम वो कंसेप्ट आपको बताएंगे, ताकि इस क्वेश्चन को करने के साथ ही आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सबकी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, √5 ना करके हम उसी की जगह पर √2 का हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ हमारा एक सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और फिर हम √5 को उसी के जैसे करके भी दिखा देंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बिल्कुल हाई पर चला जाए। अब देखिए यहां पर इसको मैं अभी सर्कल मारता हूं, एवं इसको हम कट का निशान लगा दिए। अब हम √5 को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। अब इसके लिए हमेशा ये याद रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड ये मेथड होता है कि जब कभी भी कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव करना हो तो हम इसके अपोजिट को एज्यूम करके चलते हैं और उस एज्यूम किए हुए चीज को हम खुद ही गलत कर देते हैं और फिर ये बताते हैं कि जो हमने किया था वो गलत है, इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो चलिए इसके लिए हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट यहां से करेंगे, लेट √2। जैसे कि मैंने आपको बताया कि √2 हम कर रहे हैं ताकि हमारा सॉल्व एग्जाम्पल भी हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो लेट √2 इज रैशनल। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? प्रूव करना इरेशनल, हमने सपोज क्या किया, रैशनल। और आपको यह भी पता है कि रैशनल दैट इज दिस इज इक्वल टू P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। यह तो फॉर्मेलिटी है। वैसे जब कभी भी आप P/Q के फॉर्मेट में लिखें तो Q डज नॉट इक्वल टू 0 जरूर से लिखें, क्योंकि अगर Q 0 हो जाता है तो मैथमेटिक्स में ये नॉट डिफाइंड कहलाता है। बस, और कोई इसमें रीजन नहीं है, बट आप लिख दीजिए। अब देखिए P/Q अगर हमने लिखा है तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉमन फैक्टर भी हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर आप लिख लीजिए जिसमें ऊपर नीचे कुछ कॉमन भी हो सकता है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये नहीं होगा। तो हम इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए, इसको लिखेंगे बाय कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर फ्रॉम P एंड Q। ये याद रखिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, एंड रीराइट। जब रीराइट करेंगे तो फिर से हम इसको ऐसे लिखेंगे, √2 इज इक्वल टू, अब जब हम इसमें से कॉमन फैक्टर हटा दिया, वैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान के चलिए कि 12 हुआ और अगर हमने यहां 15 लिख दिया तो ये P/Q के फॉर्मेट में है। इसके अंदर देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है। तो हमने यही बोला है कि ये हमारा P है और ये हमारा Q है। हम ऐसे मान लेते हैं, हो सकता है कि ना भी कुछ हो, लेकिन हमको मानने में क्या जाता है कि हमने एक ऐसा ये P/Q माना है। अब इसमें से मैं इंश्योर कर रहा हूं कि जो भी कॉमन फैक्टर हो उस सारे के सारे कैंसिल होकर जो बचा उसको हमने लिखा A और ये B। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि यही आपका टर्निंग पॉइंट होगा। अब एक बताइए, A एंड B के अंदर क्या कॉमन है? A एंड B में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो कॉमन था वो तो हमने कॉमन फैक्टर हटा दिया। लेकिन आपको याद रखना है कि 1 तो हमेशा सभी में कॉमन होता है, तो इसमें 1 कॉमन तो है ही। उसी बात को हम यहां लिख देते हैं, इसको हमने लिख दिया A/B, फिर से वही बात, B डज नॉट इक्वल टू 0, ये बात हमने लिख दिया। अब देखिए यही लिख रहा हूं, वेयर A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर। देखिए बिल्कुल हम एकदम बोल्डली
हम ये यहां पर मैटर उठा रहे हैं कि P अपॉन Q को हमने रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया और इस तरह से हमने लिख दिया। और अब A एंड B के अंदर कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन, हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, अपार्ट फ्रॉम वन लिख लीजिए, एक्सेप्ट वन लिख लीजिए। यह बात क्लियर हो गया। अब यहां तक तो आपको सभी क्वेश्चन में करना है, चाहे यहां √2 हो या √5 हो, √7 हो, कोई भी ऐसा इम्परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर हो जिसको मुझे इरेशनल प्रूव करना है, तो ये तो सब जगह चलेगा, केवल ये बदल जाएगा क्योंकि अभी तक इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब हम यहां से स्टेप्स बढ़ा रहे हैं। तो ये होगा √2b इज इक्वल टू a। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो क्या होगा, करिए स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। तो ये देखिए जैसे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू, और ये b पर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट यहां से हट जाएगा, b के ऊपर स्क्वायर a स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहां पर एक और बात ध्यान रखना है, अब मैं ट्राई करूंगा कि आपको कोई भी ऐसा स्टेप्स याद नहीं रखना है, केवल समझते जाना है, ताकि 1 2 3 बार प्रैक्टिस कर लिए तो कुछ लैंग्वेज भी है इस क्वेश्चन में, तो लैंग्वेज भी आपको साथ साथ याद हो जाएगा और कुछ आपके स्टेप्स याद हो जाएंगे, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए हमेशा इजी बन जाएगा। अब यहां पर देखिए ए स्क्वायर को हम 2 इंटू समथिंग में कन्वर्ट कर दिए। तो अब बताइए अगर मैं मान के चलिए कि हमने ये नंबर ले लिया, जैसे 21 ले लिया हमने, 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यदि किसी नंबर को अगर हमने 3 इंटू 7 लिख दिया, कुछ टाइम के लिए आप 7 को यहां पर ब्लैक से ऐसे कर दीजिए। अगर मैं बोलूं कि 21 को 3 इंटू समथिंग में लिख देते हैं तो इसका मतलब 21 को 3 डिवाइड कर रहा है, करके देख लीजिए आप। और यहां पर हम बी स्क्वायर मान लेंगे, बी मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, सी मान लेंगे, डी मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। मुझे पता है कि 21 को 3 इंटू 7 लिखेंगे तो वो जो अगला वाला टर्म होगा 7 होगा, बट एक कंसेप्ट अगर हम यहां से डेवलप करना चाहे तो इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो इसको भी ये बोल सकते हैं कि 21 डिवाइड्स, ये 3 डिवाइड्स 21, उल्टा 3 डिवाइड्स 21, हम यहां से यही बोल सकते हैं। देखिए हम यहां क्या बोलेंगे, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और यहां पर एक और बात याद रखना है कि अगर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर है तो ऑब्वियसली 2 ए को भी डिवाइड करेगा। तो जो बात हमने बोला है वो लिख दे रहा हूं यहां, हियर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर एज वेल एज 2 डिवाइड्स ए। अब जब 2 डिवाइड्स ए हो गया तो मुझे एक बात क्लियर हो गया कि a इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। तो यहां लिखा हमने a इज इक्वल टू 2। मन करे तो a भी तो यूज हुआ ही है, हमने c लिख लिया, d लिख लिया, जो भी मन करे कर लीजिए। तो चलिए एनसीईआरटी में c लिखा है तो हमने भी c लिख दिया। अब देखिए ये इक्वेशन हो गया, ये भी a इज इक्वल टू 2c हो गया। अगर हम इसको फिर से स्क्वायरिंग कर दें, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, फिर से बोथ दी साइड्स, तो जैसे हमने स्क्वायर किया, मन करे तो यहां लिख लीजिए वी गेट, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद जो मुझे नया मिलता है और मैं यहां लिख रहा हूं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब देखिए हुआ क्या, यहां पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर और यहां ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अगर हम यहां बोले फ्रॉम 1 and 2, तो ए स्क्वायर दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देते हैं 4c स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहां से 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, मन करे तो लिख लीजिए। चलिए ये लिख लीजिए आप एकदम बिल्कुल फ्लेक्सिबल मोड में रहिए। ऐसा नहीं कि इसको हमने बताया तो इसी को लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी। रिड्यूस करिए तो क्या होगा, दोनों तरफ 2 2 यहां से हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और यह आप बोल सकते हैं कि कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर। कुछ दिख रहा है, जो कंसेप्ट अभी हमने ए के बारे में बताया वही कंसेप्ट यहां पर बी के बारे में भी अप्लाई हो रहा है। फिर से क्या लिखेंगे, हियर
divides b square as well as 2 divides b, क्योंकि जो बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा वो बी को भी डिवाइड करेगा। अब आपको कुछ लग रहा है एक बात, देखिए 2 में भी, देखिए ये इस बी में भी 2 फैक्टर और ए में भी 2 फैक्टर, लेकिन हमने तो बोला था कि ए एंड बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लिखा है ना नो कॉमन फैक्टर। ये कैसे हो गया? तो यहां लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी हैव at least 2 as a common factor। अब आपको कुछ दिख रहा है? यही बात मुझे इस क्वेश्चन में पूरा जो स्टेटमेंट है इसको गलत कर रहा है। हमने ये बोला था कि ए एंड बी के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट जब हमने पूरा सॉल्व किया तो मुझे ए एंड बी में क्या दिख गया? एक 2 एटलीस्ट, ये जो 2 है ना वो एटलीस्ट 2 तो कॉमन फैक्टर है ही है, हो सकता है उसके आगे भी कुछ हो, लेकिन मुझे इससे कोई ऐसा नहीं है कि फर्क पड़ेगा। बस केवल जो हमने यहां पर कैलकुलेशन करके जो निकाला है 2, वो मुझे मिल गया यहां पर, तो कम से कम 2 तो ऐसा दिख ही रहा है जो यहां पर कॉमन फैक्टर है। अब देखिए, लेकिन अब यहां पर मैं अपना कंक्लूजन दे रहा हूं, बट दिस contradict our supposition। ठीक, ये हमारे सपोजिशन को यहां से देखिए, हमने जो लेट किया था इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके बाद जो हमने प्रोसीजर किया था वो देखिए। धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए मैं क्या करना चाह रहा हूं। आर सपोजिशन दैट, पूरा लिख ही लेते हैं, दैट ए एंड बी हैव, देखिए ये मैं यही स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, तो आप स्टेटमेंट के चक्कर में मत पड़िएगा। देखते हैं, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट, यही मैं लिख रहा हूं, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन, यहां से ये लाइन खींच देता हूं ताकि मिक्स ना हो जाए, अदर देन 1। ये बात यहां पर याद रखिए। जब एक बात यहां पर आपको समझ में आ गया कि अब हमारा ये जो सपोजिशन था वो कंट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब गलत हो रहा है, अब इसी चीज को हम अब स्ट्रांगली कैसे रखेंगे ये देखिए। एंड यहां पर देखिए एक बात और याद रखिएगा, जब ये हमारा पूरा का पूरा सपोजिशन ही हमारा क्या हो गया, यहां पर कंट्राडिक्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा सपोजिशन था वो हमारा सपोजिशन अब यहां पर रॉन्ग हो रहा है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? सो our assumption is incorrect। ये जो हमारा एजम्पशन था वो यहां पर मेरा इनकरेक्ट हो गया। जैसे एजम्पशन इनकरेक्ट हुआ वैसे हम इस स्टेटमेंट को लिख देंगे। सो एज अ रिजल्ट लिख सकते हैं यहां पर, एज अ रिजल्ट रूट, चूंकि हम √2 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं इसलिए यहां पर √2 इज इरैशनल। अब यहां पर आप बात बनाने के लिए और भी कुछ लिख सकते हैं कि √2 इज नॉट अ रैशनल बट √2 इज इरैशनल, बट ठीक है, एज अ रिजल्ट करके आप √2 इज रैशनल, इरैशनल लिख सकते हैं। अब देखिए पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने आपको दे दिया इसके अंदर, ना तो कोई लंबा चौड़ा इसमें कोई सेंटेंस है ना कोई कुछ है, एक ही चीज को हमने बार बार लिखा है, छोटा सा मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करके बता दिया है। अब देखिए हमने आपको क्या बोला था कि जो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप ही करेंगे। जो भी इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे गारंटी देता हूं कि अब आप √5 बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। अब लेकिन अब हमारे साथ करिए एक बार, देखिए अब मैं यहां से √2 यहां से हटा रहा हूं, अब इसको ये सर्कल भी हटा रहा हूं, ये पूरा, अब ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट जैसा हो गया। अब क्या करना है ये देखिए, सेंटेंस वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे आज के बाद, अगर आपसे पूछ दे √3 तब भी यही यूज करेंगे, √5 तब भी यही यूज करेंगे जो कि अभी करने वाले हैं, √6
√7, √8, √9 तो परफेक्ट स्क्वायर होता तो बोलेगा नहीं। इसी में से अगर कोई भी टीचर आपको बहुत परेशान करने का अगर सोच रहा हो तो इसी में से कोई ना कोई नंबर देगा, लेकिन आप भी समझदार निकले। आप क्या करेंगे, आपको पूरा पूरा कंसेप्ट पता है, बस केवल इसके डिजिट को चेंज करने हैं। तो अब देखिए, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, जहां जहां √2 है वहां मैं √5 डाल रहा हूं, कुछ भी नहीं करूंगा। तो आज के बाद आपको लग गया होगा कि ये कितना जबरदस्त मेथड है। देखते जाइए, अगर कहीं बीच में छूट जाए तो अब अपने लेवल पर इसको एडिट कर लीजिएगा। √5 का स्क्वायर 5, कुछ इसमें डरने वाली बात नहीं है। 2 डिवाइड्स है, इस बार 5 डिवाइड्स, ठीक है। फिर यहां पर 5, फिर यहां पर 2c है तो यहां पर 5। आ जाइए सीधे, 5 का स्क्वायर 25, फिर यहां पर 5 और यहां पर 25। बहुत मजा आ रहा होगा। यहां पर सीधे 5 और फिर यहां पर 5। अब फिर कुछ भी नहीं, एटलीस्ट यहां पर 5 डाल देंगे एज अ कॉमन फैक्टर। उसमें से कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि कुछ कहीं पर यूज हुआ ही नहीं है, तो सीधे अब √5। ये सच में मजेदार था और पहली बार हमने आपको अपने हाथों से ये क्वेश्चन करवाया है। तो इस तरह से आप दूसरे नंबर को भी ट्राई करिए, √3, √5, 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट के साथ अगर करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए परमानेंट हो जाएगा। तो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसको भी हम पिछले क्वेश्चन जैसा ही करेंगे, बट ये थोड़ा सा इजी है पीछे वाले क्वेश्चन से। अब वो कैसे, वो देखिए। हम इसको यहां शुरू करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज इक्वल टू, या इसको लिख लेंगे हम इज रैशनल। कंट्राडिक्शन मेथड से हमने पहले ये लिख लिया, नहीं भी लिखते तब भी चलता, बट आपको कंफर्टेबल हो जाए, आप समझ जाए कि मैं करना क्या चाह रहा हूं, तो इसीलिए हमने लिख दिया। ऑब्वियसली इसको हम फिर क्या लिखेंगे, अगर रैशनल है तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं, इज इक्वल टू P/Q। A/B लिख लीजिए, P/Q लिख लीजिए, C/D लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप कंफर्टेबल रहें बस। Q डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि अभी हमने आपको बता दिया, जब भी P/Q होता है तो आपको यह बात लिखनी होगी, क्योंकि अगर नीचे 0 हो जाए, वैसे होगा क्यों, हम तो डाल ही नहीं रहे तो होगा कैसे, लेकिन तब भी मैथमेटिक्स में आपको यह लिख लेना है। इसमें यह होता है कि आप टीचर जब भी कोई अगर आपका आंसर शीट चेक करता है तो इनको पता होता है कि जो भी बच्चा इस कंसेप्ट को यूज कर रहा है उनको पता होता है कि ये नीचे वाले डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए, और इसका कोई यहां पर यूज नहीं है। अब मुझे एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जहां पर मुझे खुद ही अपने सपोजिशन को कंट्राडिक्ट करना पड़े। तो इसके लिए हम यहां पर कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर इस टर्म को जानते हैं अच्छी तरह से कि √5 एक इरेशनल नंबर है। चूंकि अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा तो सबसे पहले आपको √5 इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना है, फिर उसके बाद ये वाले स्टेप यहां से करने हैं। अब चूंकि यहां पर हम ऐसे मान के चलते हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने √5 इस इरेशनल नंबर प्रूव किया है, तो इसीलिए हम इसका बिहाफ लेकर हम इस क्वेश्चन को आगे कर रहे हैं। तो यहां पर पहले 3 को इधर ले जाएंगे, और इससे पहले अगर मन करे तो यहां लिख लीजिए कि वेयर P&Q आर इंटीजर्स, लिख लीजिए इसको इंटीजर्स, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमने ऊपर ही लिख लिया है। तो अब आपको कुछ आगे ऐसा कुछ लिखना नहीं है। P&Q इंटीजर्स यहां क्यों लिखा, इसके पीछे रीजन यह है कि जब भी रैशनल और इरेशनल के बीच में अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो मुझे सभी पार्ट्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है। जो भी अननोन हो या कोई वेरिएबल पार्ट हो तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये हमारा रैशनल है कि इरेशनल है या इंटीजर या होल है। तो यहां पर हमने ये स्पेसिफाई कर दिया कि जी ये हमारा इरेशनल तो है नहीं, ये P&Q इंटीजर्स है जो कि रैशनल होता है। अब हम यहां से बारी बारी से सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। आप भी ऐसे करिए जैसे मैं कर रहा हूं। सबसे पहले इस पार्ट को इधर ही रहने दीजिए, और ये वाले पार्ट जो इंटीग्रल पार्ट है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं। तो ये होगा P/Q, ये तो एज इट इज है,
प्लस कन्वर्टेड इनटू माइनस, ये कर दिया, और साथ ही मैं इसी को इज इक्वल टू कर देता हूं, या चलो कोई बात नहीं है, अभी नहीं करते इसको, क्योंकि बार बार अगर इज इक्वल टू होता है ना तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं किस पार्ट का वो कैलकुलेशन है, तो हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं, हम बार बार इसको लिख रहे हैं। आपका मर्जी इसको नहीं लिखिए, इज इक्वल टू के नीचे भी करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया क्यू, यहां हो गया पी माइनस, जब एलसीएम लेंगे तो ये 3q। फाइनली अब हम अगले स्टेप में इस √5 के साथ जो 2 का मल्टीपल है, फैक्टर है, इसको हम यहां से हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम √5 या स्क्वायर रूट 5 के बारे में अगर हम बात करें तो वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, और इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसलिए इस 2 को हम अभी राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, चूंकि मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q, और ये 2 इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड होगा। यहां पर क्या हुआ, इतना कैलकुलेशन करने के बाद मुझे एक सिस्टम समझ में आ गया, क्योंकि ये सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि ये वाले पार्ट तो आई एम टोटली कॉन्फिडेंट दैट √5 इज इरेशनल। ध्यान से समझिएगा, ये इरेशनल है, ये तो बिल्कुल ही अभी अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है, इसीलिए मुझे पता है कि √5 इरेशनल है। अब हम एक बार राइट साइड को देख लेते हैं कि राइट साइड क्या कह रहे हैं। राइट साइड में देखिए p एंड q क्या है, हमारा इंटीजर है, तो p माइनस 3q भी इंटीजर होगा, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर, और फिर उसके बाद नीचे भी 3 इंटू क्यू है, तो ये भी इंटीजर इंटू इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो ये भी एक क्या बन गया, पूरा पूरा रैशनल। तो हम जो बात बोले हैं ना वो लिखेंगे नहीं, जरूरी नहीं है, बट केवल इतना लिख सकते हैं यहां, हियर p माइनस 3q अपॉन 3q इज रैशनल, ये रैशनल है, बट √5 इज इरेशनल। ये बात यहां पर समझ जाइए। और यहां पर जो सबसे अच्छी बात उभर के आ रही है कि आप हमेशा याद रखिए इस बात को कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मैथमेटिक्स के अंदर रैशनल इरेशनल के बराबर कभी नहीं होता। तो एज वी नो रैशनल या इरेशनल पहले लिख लीजिए, क्योंकि इरेशनल पहले है, इरेशनल क्लियर है। तो जब इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल है ही नहीं, तो हमने जो माना था ये तो गलत हो गया, तो क्या हो गया, सो आर assumption is incorrect, assumption is incorrect। और फाइनली ये जो हमने रैशनल लिखा था, therefore 3 + 2 √5 is irrational। इस तरह से हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया कंट्राडिक्शन मेथड से। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब इस क्वेश्चन में भी 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स को मुझे कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करना है। कुल मिला के अगर आप इस पूरे एक्सरसाइज की बात करें तो सभी क्वेश्चंस को हम कंट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहां पर जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन जैसा किया था वैसे करेंगे इसको। चूंकि मुझे इरेशनल प्रूव करना है तो हम रैशनल मानकर चलेंगे। तो लिखते हैं लेट 1/√2 इज रैशनल। अब रैशनल है तो आपको पता ही है कि मैथमेटिकल फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, P/Q where Q does not equal to 0, where P and Q are integers। अब
हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट होता है कि जो इरेशनल वाले टर्म हैं इसको हम किसी एक तरफ, इधर LHS और RHS, इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं और फिर बचे हुए जितने भी हमारे पास टर्म होते हैं उसको हम दूसरे तरफ रखते हैं। तो बस यही काम हम यहां पर भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू माई टारगेट यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 इधर ही रहेगा, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P अपॉन √2 P अपॉन Q और √2 इधर जाके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर। फिर से हम क्या करेंगे, मुझे इस √2 को एक्सक्लूसिवली किसी एक तरफ रखना है जिससे मुझे √2, √3, √5, √7 जैसे हमने पीछे प्रूव कर दिया था इसके बारे में मुझे पता चल जाए कि ये हमारा एक्सक्लूसिवली इरेशनल है। तो इसके लिए मुझे ये जो डिवाइड है वो इधर करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड। कुल मिला के अगर हम यहां पर इंप्लाइज डालें तो ये पूरा यहां पर फिर से रिपीट होगा और ये ऐसा हो जाएगा Q अपॉन P इज इक्वल टू √2। यहां तक बात क्लियर? Q अपॉन P इज इक्वल टू √2। अब देखिए इतना तो मुझे पता चल गया कि √2 हमारा इरेशनल है, और अगर P अपॉन Q रैशनल है तो क्या Q अपॉन P भी रैशनल होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि रैशनल का रेसिप्रोकल रैशनल ही होता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी है रैशनल का। अब यहां पर इसको पूरे को हम एक बार स्टेटमेंट में लिख देते हैं ताकि आपका आंसर्स बहुत ही अच्छा लगे। सिंस P एंड Q आर integers, therefore Q upon P is rational। अब बात क्लियर हो गया, क्योंकि P अपॉन Q अगर रैशनल होगा तो Q अपॉन P भी रैशनल होगा। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। बट we know that √2 is irrational। और जैसे ही आपको यह बात क्लियर हो गया तो यहां पर स्टेटमेंट लिख लीजिए, रैशनल, देयरफॉर रैशनल नेबर इज इक्वल टू इरेशनल। रैशनल नेवर इज इक्वल टू इरेशनल। और जब ये क्लियर हो गया तो सो मैं लिख सकता हूं, सो 1 अपॉन √2 इज इरेशनल। यहां तक क्लियर? अब जैसे हमने इसको सॉल्व किया है दूसरे पार्ट को भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये है 7√5। अब इसको भी मस्त डायरेक्ट हम यहां पर स्टार्ट ही कर दें। लेट 7√5 इज रैशनल। और जब रैशनल है तो आपको पता ही चल गया, दैट इज 7√5 is equal to P upon Q, where Q does not equal to 0। अब यहां पर लिखना है तो लिख लीजिए, where P and Q are integers। P and Q are integers। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, फिर से वही बात, बट ये थोड़ा सा आसान है, केवल 7 को इधर मुझे शिफ्ट करना है। तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू P अपॉन 7Q। अब आपको यह बात क्लियर है कि सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, therefore P upon 7Q is rational। और जब यह बात क्लियर हो गया कि यह रैशनल है तो आगे भी हम इसको, बट √5 इज इरेशनल, बस यहां तक हमने लिख दिया।
एज वी नो दैट आप लिख भी सकते हैं, जैसे इधर मैं लिखा हूं, अपने अकॉर्डिंग जितने भी कंफर्टेबल होंगे उतने लैंग्वेज यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इज इरेशनल, फिर से वही सेंटेंस लिखेंगे, ये बात लेकिन जरूर लिख लीजिएगा कि रैशनल, जैसे टीचर को अगर टाइम ना हो, जल्दी जल्दी आपका अगर आंसर शीट चेक करे तो ये सब केवल चेक करता है, रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल, और यही चीज देख के आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे सो 7√5 इज इरेशनल, बस हो गया। इस तरह से हमने ये दोनों पार्ट कर दिया। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पर। अब हमारा थर्ड पार्ट है 6 + √2। अब इस क्वेश्चन को भी हमने जिस तरह से हमने इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन किया था वैसे ही है। अब देखिए 6 + √2 को भी हम क्या मानेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से रैशनल। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देते हैं। लेट 6 + √2 इज रैशनल, और जैसे हमने रैशनल माना तो फिर तुरंत क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर मन करे तो इसका स्टेटमेंट डाल दीजिए, क्योंकि यहां पर रैशनल और इरेशनल की बात हो रही है, तो इसीलिए मुझे इसके बारे में क्लियरिफाई करना है। तो लिख लीजिए कि वेयर P and Q आर इंटीजर्स। अब जब इंटीजर्स हो गया, अब आपको पता है कि टारगेट क्या होता है हमारे इस टाइप के क्वेश्चन में, इरेशनल नंबर को मुझे एक तरफ करना होता है और जितने भी बचे हुए नंबर है उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां पर बहुत ही सिंपल मेथड है, क्योंकि ये प्लस के साथ है तो वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/Q -6। अब मन करे तो इसको दोबारा लिख लीजिए, √2 लिखने में कितना टाइम ही लगेगा, या एलसीएम ले लीजिए, Q और P माइनस ये हो जाएगा 6Q। अब मुझे दोनों साइड बिल्कुल क्लियर हो गया, एक तरफ इरेशनल दिख रहा है और अब केवल मुझे P - 6Q/3, ये दो, इसके बारे में बताना है कि ये क्या है। तो देखिए ये मुझे पता है, सिंस P and Q आर integers, therefore P - 6Q/Q is rational। यहां तक बात क्लियर। बट वी नो दैट, बहुत बोल्डली बता सकता हूं कि √2 हमारा इरेशनल है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में इसको देख लिया था। तो बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। अब यहां पर अगर हो गया तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, इरेशनल नेवर इज इक्वल टू रैशनल। जब ये बात क्लियर हो गया तो हम यहां पर लिख सकते हैं, सो जो हमारा स्टेटमेंट है इस तरह से लिख लीजिए, इज इरेशनल। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से सभी कंसेप्ट को क्लियर कराते हुए सॉल्व किया है। आई होप इस तरह के कंसेप्ट को आप एंजॉय किए होंगे।